यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, यह एनसीईआरटी की कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक है हिस्ट्री की। तो चलिए शुरू करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। फ्रेडरिक सारी विश्वव्यापी प्रजातंत्र और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न राष्ट्रों के बीच संधि 1848 का है। चित्र है न की फोटो, लाइन लग रही है ये। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये अलग झंडा है, ये अलग है, ये अलग है। पेंटिंग है। यूरोप में राष्ट्रवाद को है। फ्रेडरिक सारी विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न राष्ट्रों के बीच संधि 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। उनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उनके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र देखें। चित्र 1 में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। किसकी? स्वतंत्रता की। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यहाँ भी आप गांधी की मशाल को पहचान सकते हैं जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। प्रतिमा के सामने जमीन पर ये ठीक है। निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। आराम से। सोरियू के कल्पनादर्श यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड जो अब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस को क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। प्रतिमा के पास स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड जो अब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। प्रतिमा के पास अभी पहुंचा है। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं। फ्रांस ये समुद्र और ये जहाज है दूरी है। पेड़ भी कुछ ऐसे ही बनाया है। इसका मतलब है ऐसे पेड़ों की वहाँ बहुतायता है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं ऐसे पेड़। निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। सौर्यों के कल्पनादर्श यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड जो अब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस को क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता था। फ्रांस से जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है।
स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस, जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। यह दिलचस्प है कि जिस समय सारीयू ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वे थामे हुए हैं वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियों की राजशाही, लोमार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह सहित फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़र जमाए हुए हैं। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। इस अध्याय में से कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सारियू ने चित्र एक में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। साझापन की यह भावना अनंतकाल से नहीं थी, यह संघर्षों, नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। पाठ का नाम है क्या? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब तक तो इसी पेंटिंग का यही उल्लेख है। अगर देखी जाए ना तो किसान खेत जोत रहा है। (1848) कल्पनादर्श यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियों की राजशाही, जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियों की राजशाही, लोमार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़रें जमाए हुए हैं। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सारियू ने चित्र एक में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उनके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी,
यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। सरगर्मियों मतलब सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यह अध्याय इन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिसके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्रराज और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। ये नाम क्या था इस चित्रकार का? फ्रेडरिक सोरियू। स्वप्न था उसका ये। अर्नस्ट रेनन। राष्ट्र क्या है? फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनन 1823 से 92, यानी कि 7 साल तो ये है ना, जब 30 होगी, जब 30 से 92, जब 6 यानी 60 67 68 69 साल जिया था भाई, 69 साल। अर्नस्ट रेनन। राष्ट्र क्या है? पार्षनिक दार्शनिक अर्नस्ट रेनन 1823 से 92 ने 1892 में सोर्बोन विश्वविद्यालय में दिए एक व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया। बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा जिसका शीर्षक था क्विस्टनेशन। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र क्या है? इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। इस विचार की आलोचना करता है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य, वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा, संकल्पक होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जनसमूह होने की, यह सब जरूरी शर्तें हैं। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता, लार्ज स्केल सोलिडरिटी है। उसका अस्तित्व रोज होने वाला जन्म संग्रह है। प्रांत उसके निवासी। अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही है। सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमा रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी होती नहीं। दोबारा देख लें। एक जनसमूह होने की यह सब जरूरी शर्तें हैं। समान इच्छा, संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जनसमूह होने की यह सब जरूरी शर्तें हैं। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता, लार्ज स्केल सोलिडरिटी है। उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह, प्रांत उसके निवासी। अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी होती नहीं है। अच्छा, राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक ज़रूरत भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है। अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। केवल एक मालिक होता तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। आपकी राय में चित्र किस प्रकार की कल्पनादर्शी दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है? नए शब्द: निरंकुशवाद, एवोल्यूशनिज्म। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती है। निरंकुशवाद, कोई दिक्कत नहीं है ना। कल्पनादर्श, यूटोपिया, एक ऐसी समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। नए शब्द: जन्म संग्रह, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से
एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। जनमत संग्रह। जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। एक प्रस्ताव को रेनन की समझ के अनुसार एक राष्ट्र की विशेषताओं को सचिव विवरण दें। उनके मत अनुसार राष्ट्र क्यों महत्वपूर्ण है। जनमत संग्रह है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। अर्नस्ट रेनन राष्ट्र क्या है। 1823 से वार्ड में कौन थे, दार्शनिक थे भाई, कहाँ के, फ्रांसीसी। सोरबोन विश्वविद्यालय में दिए एक व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया 1882 में। बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा जिसका शीर्षक था राष्ट्र क्या है। इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। कल्पनादर्श, यूटोपिया, निरंकुश, नए शब्द। आगे चलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। ठीक है। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। ये क्वेश्चन आ चुका है, बताइए फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। 1789, 8/9 1789। जैसा कि आपको याद होगा 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था। रूस की क्रांति कब हुई थी, चीन की क्रांति कब हुई थी, है ना। 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। इस पर फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नीति तय करेंगे। 1789 प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पितृभूमि ला पेटारीज। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पितृभूमि, ला पेटारीज और नागरिक, ली कैटियोगन जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। पितृभूमि और नागरिक, लॉ पेट्राइस ली कैटियोगन। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त है। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा, द त्रिकोलर झंडा तिरंगा जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया। क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली। जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा, उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। स्टेट जनरल का नाम क्या कर दिया गया था, नेशनल असेंबली। नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली बहिराष्ट्र को साझा भाषा बन गई। बहिराष्ट्र की साझा भाषा बन गई।
क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली लिखी जाती थी, वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त है। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुतियाँ रची गई, शपथ ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी, वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। कौन सी? फ्रेंच। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएं। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। निरंकुश शासकों से मुक्त कराएं। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्यम वर्ग के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तथा शिक्षित मध्यम वर्ग के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। ये क्वेश्चन आ चुका है। बताइए जैकोबिन क्लबों की स्थापना कहाँ की गई थी? जैकोबिन क्लबों उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन्हें उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाके में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचारों को विदेशों में ले जाने लगी। फ्रांसीसी सेनाएं नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहां उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही प्रारंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन निसंदेह महाप्रजातंत्र को नष्ट नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहां उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन निसंदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट किया, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। नागरिक संहिता क्या है? यहाँ पर नेपोलियन संहिता क्या है? जैकोबिन क्लब कहाँ बने थे? फ्रांस में। नेपोलियन की संहिता क्या है? यहाँ पर नागरिक संहिता क्या है? कब बनी थी? 1804 में। 9 में भी आ चुका है ना नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया।
इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों की श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिलें आज़ादी चखी। उद्योगपतियों और खासतौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भार तथा नाप, एक राष्ट्रीय मुद्रा के एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। 1 मिनट। नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? नेपोलियन की संहिता 1804। और कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया है। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी में नेपोलियन प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। ठीक है। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिली आज़ादी चखी। उद्योग किन्ने? किसानों ने, कारीगरों ने, मजदूरों ने और नए उद्योगपतियों ने। उद्योगपतियों और खासतौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों ब्रसेल्स, मेज, मिलान और वार्सा में फ्रांसीसी सेना को स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। किन किन शहरों में? एक तो ब्रसेल्स में, है ना। ब्रसेल्स तो क्या जानते हैं, नाम सुना है, लेकिन ये नहीं सुना कि भाई ये मेज भी कोई शहर है। मेज, मिलान और वार्सा भी है। ब्रुसेल्स और वार्सा, मेज, मिलान। सेना को स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया, मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र दुश्मनी में बदल गया जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदों से कहीं ज़्यादा नज़र आने लगे। राइनलैंड का डाकिया लाइप्सिग से आते हुए सब कुछ गवा देता है। मतलब राइनलैंड का डाकिया लाइप्सिग से आते हुए सब कुछ गवा देता है। यहाँ नेपोलियन को 1813 में लाइप्सिग की लड़ाई हारकर फ्रांस लौटते हुए डाकिये के रूप में दर्शाया गया है। उसके झोले में गिरती हर चिट्ठी पर उन भूभागों के नाम लिखे हैं जिन्हें अब वह हार चुका है। ठीक। ये लड़ाई हुई थी भाई लाइप्सिग की लड़ाई हारकर फ्रांस लौटते हुए डाकिये के रूप में दर्शाया गया है। उसके झोले से गिरती हुई चिट्ठी पर उन भूभागों के नाम लिखे हैं जिन्हें अब वह हार चुका है। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण है। और ये क्या है? जज्बे वक्त
जजब्रेकेन जर्मनी में। स्वतंत्रता के वृक्ष नाम ही जान क्या उठ पटांगे यार। जर्मन चित्रकार कार्ल कैस्पर फ्रीटज द्वारा बनाए गए इस रंगीन चित्र का विषय फ्रेंच सेनाओं द्वारा जजब्रेकेन शहर पर कब्जा। अपनी नीली, सफ़ेद और लाल पोशाकों से पहचाने वाले फ्रांसीसी सैनिकों को दमनकारियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो एक किसान की गाड़ी बाएं छीनते हुए कुछ युवा महिलाओं को तंग करते हैं। बीच का अग्रभाग जर्मन चित्रकार कार्ल कैस्पर फ्रीटज द्वारा बनाए गए इस रंगीन चित्र का विषय फ्रेंच सेनाओं द्वारा जजब्रेकेन शहर पर कब्जा। अपनी नीली, सफ़ेद और लाल पोशाकों से पहचाने वाले फ्रांसीसी सैनिकों को दमनकारियों के रूप में प्रस्तुत किया है, जो एक किसान की गाड़ी बाएं छीनते हुए कुछ युवा महिलाओं को तंग कर रहे हैं। बीच का अग्रभाग और एक किसान को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं। स्वतंत्रता के वृक्ष पर लगाई जा रही पट्टी पर जर्मन में लिखा है, उसका अनुवाद है, हमसे आज़ादी और समानता ले लो। यह मानवता का आदर्श रूप है। यह फ्रांसीसियों के इस दावे पर व्यंग है कि वे जिन इलाकों में जाते थे वहाँ राजतंत्र का विरोध कर मुक्तिदाता बन जाते थे। चित्र है उस समय का, पेंटिंग है। एक ही चित्र में काफ़ी कुछ बता रखा है। स्वतंत्रता के वृक्ष पर लगाई जा रही पट्टी पर जर्मन में लिखा है कि उसका अनुवाद है, हमसे आज़ादी और समानता ले लो। यह मानवता का आदर्श रूप है। यह फ्रांसीसियों के इस दावे पर व्यंग है कि वे जिन इलाकों में जाते थे वहाँ राजतंत्र का विरोध कर मुक्तिदाता बन जाते थे। आगे चलते हैं। वियना कांग्रेस 1815 के बाद का यूरोप। फिलीपींस, मिस्र, साइप्रस, भूमध्य सागर, क्रेते, यूनान, ग्रीस, ट्यूनिस, अल्जीरिया, मोरक्को, स्पेन, पुर्तगाल, रूसी साम्राज्य, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, वेल्स, इंग्लैंड, डेनमार्क, हैवोवर, ग्रेट ब्रिटेन, प्रेसा, पोलैंड, नीदरलैंड, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, बावेरिया, स्पेन, पुर्तगाल, कोर्सिका, सार्डिनिया, ये है सार्डिनिया, पीडमांट, पोलैंड है ना, जब ग्रेट ब्रिटेन से पास में ही है। नॉर्वे, स्वीडन है ना, कोई दिक्कत नहीं। स्कॉटलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, वेल्स, इंग्लैंड, आयरलैंड, अटलांटिक सागर। फिर है ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क, हैवोवर, नीदरलैंड्स, प्रेसा, पोलैंड, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, बावेरिया, गिलिसिया, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य, ऑस्ट्रिया हंगरी, रोमानिया, लघु राज्य, सर्बिया, बुल्गारिया,
सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, पुर्तगाल, स्पेन, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिस। दोनों सिसिलियों का राजतंत्र। कोर्सिका और सार्डिनिया। यूनान, ग्रीस, क्रेते, भूमध्य सागर, फिलिस्तीन, साइप्रस, मेसोपोटामिया, सीरिया, आर्मीनिया, फ्रांस, जॉर्जिया, आर्मीनिया, सीरिया, ओटोमन साम्राज्य, ओटोमन, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया। गालिसिया, ये कौन सा देश है भाई? कब का है? वियना कांग्रेस 1815 से बाद का यूरोप है, 1815 के बाद का यूरोप। ये क्या है भाई? एक जर्मन पंचांग या तिथि पत्र का मुख्य पृष्ठ, जिसे पत्रकार एडियास रेवेवान ने 1798 में डिजाइन किया। 1798 में डिजाइन किया। फ्रेंच बास्टिल में क्रांतिकारियों की भीड़ के प्रवेश के चित्र को उससे मिलते जुलते किले के बगल में बनाया गया। यह किला जर्मन प्रांत केसेल में निरंकुश शासन के गढ़ के रूप में चित्रित है। इस चित्र के साथ एक नारा दिया गया, लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। रेवेवान एक पत्रकार था जो मेज नामक शहर में रहता था। वह जर्मन जैकोबिन गुट का सदस्य था। एड्रियास रेवेवान ने 1798 में डिजाइन किया। लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। रेवेवान एक पत्रकार था जो मेज नामक शहर में रहता था। वह जर्मन जैकोबिन गुट का सदस्य था। कैसल 1798 का है। और थोड़ी कुछ और नहीं है। अर्नेस्ट रेनन राष्ट्र क्या है? बताइए निम्नलिखित में से कौन से विचार अर्नेस्ट रेनन से संबंधित नहीं है? यहाँ पर है 1848 फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। बावेरिया, गिलिसिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, ओटोमन साम्राज्य। यह भूकंप आया है। देख, ये पाठ है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789, 8-9। कैसल। हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी कब? 1790 के दशक में।
ओटोमन साम्राज्य, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य, रूसी साम्राज्य। ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है। नेपोलियन की नागरिक संहिता संबंधित है 1804, 5, 6, 7, 4। जज वेबकरण जर्मनी स्वतंत्रता की रच का रोपण। रायलैंड का डाकिया लाइप्सिंग से आते हुए सब कुछ गवा देता है। अब है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज हैं, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप से जानते हैं। वे तब राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे। ठीक है ना, राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति के भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। दोबारा देख लें, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। अगर आप 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज है, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। वे तब राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के, और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। कौन? ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य। हैब्सबर्ग साम्राज्य कहाँ था? ऑस्ट्रिया हंगरी जोड़कर बना था। इसमें एल्प्स के टिरोल ये नाम पढ़ चुका हूँ मैं। एक मूवी आई थी उसमें था ये नाम, हॉलीवुड की। एल्प्स के टिरोल ऑस्ट्रेलिया और सुडेटेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शासक था। यहाँ के कुलिनबर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोम्बार्डी और वेनेसिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोम्बार्डी और वेनेसिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। इतालवी यानी कि इटली की भाषा ही है इतालवी। यहाँ पर इतालवी से ही इटली का निर्माण हुआ है। हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गालिसिया में कुलिनबर्ग पोलिश भाषा बोलता था। दोबारा देखते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शों को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज है, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। वे तब राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे। पूर्वी और मध्य यूरोप और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई
अलग अलग क्षेत्रों और जंशों को जोड़कर बना था। ऑस्ट्रिया हंगरी पर करने वाला कौन सा साम्राज्य था? हैब्सबर्ग साम्राज्य। इसमें एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीनबर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोम्बार्डी और वेनेसिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गालिसिया में कुलीनबर्ग पोलिश भाषा बोलता था। इन प्रभावशाली समूह के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे, जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, कोर्निओला में स्लोवन्स, दक्षिण में क्रोएट तथा पूर्व की तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले राउमन लोग। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इन तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला एक तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। राष्ट्रवाद और राष्ट्रराज का विचार कैसे उभरा? कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। 1797 नेपोलियन का इटली पर हमला, नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत 1797। फिर 1814 से 15 नेपोलियन का पतन, वियना शांति संधि 1415। 1821 यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ, 1848 फ्रांस में क्रांति, आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगरों, औद्योगिक मजदूरों, किसानों की बगावत, मध्यम वर्ग संविधान और प्रतिनिधित्वात्मक सरकार के गठन की मांग करता है। मध्य वर्ग संविधान और प्रतिनिधित्वात्मक सरकार के गठन की मांग करता है। इतालवी, जर्मन, मैग्यार, पोलिश, चेक आदि राष्ट्र राज्यों की मांग करते हैं। फ्रांस में 2 क्रांति हुई थी क्या? 1848 और 1789। 1789 फ्रांस। से यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ, प्रांत में क्रांति, आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगरों, औद्योगिक मजदूरों और किसानों की बगावत, मध्यम वर्ग संविधान और प्रतिनिधित्वात्मक सरकार के गठन की मांग करता है। इतालवी, जर्मन, मैग्यार, पोलिश, चेक आदि राष्ट्र राज्यों की मांग करते हैं। 1859 से 1870 इटली का एकीकरण। फिर 1866 से 1871 जर्मनी का एकीकरण। इटली के में टाइम लगा यार, लगभग में 11 साल है ना। इटली का एकीकरण, इटली मुसोलिनी और जर्मनी, हिटलर जर्मनी में रहे, हिटलर में भी रहे। 1866 से 1871 ये बाद में है, बाद में शुरुआत जल्दी हुआ 1866 से 71। 1905 हैब्सबर्ग और ओटोमन साम्राज्यों में स्लाव राष्ट्रवाद बहुमत होता है, स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है। स्लाव हैब्सबर्ग और ओटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है। ओटोमन साम्राज्य, ओटोमन साम्राज्य ऑस्ट्रियाई साम्राज्य। अब आगे है कुलीनबर्ग और नया मध्यम वर्ग। कुलीनबर्ग और नया मध्यम वर्ग। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दोबारा से देखते हैं।
1797 नेपोलियन का इटली पर हमला। नेपोलियन युद्धों की शुरुआत। 1814-15 नेपोलियन का पतन। वियना शांति संधि। ठीक है। 1821 यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ। ये आ सकता है भाई। वियना शांति संधि कब हुई थी? 1814-15 है ना। नेपोलियन पतन 1814-15। यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ 1821। 1848 फ्रांस में क्रांति। 1789 में भी हुई थी। 1789 में भी क्रांति हुई थी फ्रांस में। आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगरों, उद्योगी मजदूरों और किसानों की बगावत। मध्यम वर्ग संविधान और प्रतिनिधित्वात्मक सरकार के गठन की मांग करता है। इतालवी, जर्मन, मैग्यार, पोलिश, चेक आदि राष्ट्र राज्यों की मांग करते हैं। 1869 से 1870 इटली का एकीकरण। इसमें टाइम लगा था इटली के मान है। जर्मनी के में कम टाइम लगा था। 1866 से 1871। 1905 हैब्सबर्ग और ओटोमन साम्राज्य। स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है। स्लाव। अब पढ़ते हैं इसको। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शों को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज है, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। वे तब राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समाज संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जाति समूहों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूह को जोड़कर बना था। इसमें एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीनबर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गालिसिया में कुलीनबर्ग पोलिश भाषा बोलता था। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे, जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, कोर्निओला में स्लोवाक और स्लोवेंस, दक्षिण में क्रोएट तथा पूर्व की तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले रोमन लोग। ऐसा फर्क राजनीति एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इन तरह तरह के समूह को आपस में बांधने वाला तथ्य केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। राष्ट्रवाद और राष्ट्रराज का विचार कैसे उभरा? कुलीनबर्ग और नया मध्यम वर्ग है ना। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीनबर्ग यूरोपियन महाद्वीपों का सबसे प्रभावशाली वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे, जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच में वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उच्च वर्गों के बीच फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे, मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। कौन सा था ये? क्या नाम था इसका? सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीनबर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुशाली वर्ग था। कुलीनबर्ग एक छोटा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। कुलीनबर्ग पश्चिम में ज़्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी, जिस पर भूदास खेती करते थे। पश्चिम में ज़्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी। भूदास
पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों को कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह में अस्तित्व आए। श्रमिक वर्ग के लोग मध्य वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक होता था। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्यम वर्गों के बीच भी राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। समाप्ति के बाद उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। उदारवादी यानी कि लिबरलिज्म शब्द लातिन भाषा के मूल लेबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ाद। लीवर जिसका अर्थ है आज़ाद। अच्छा, ये पूछ सकता है वो, बताइए LIBER लीवर शब्द किससे बना हुआ है? लातिन भाषा का शब्द है लीवर, जिसका अर्थ आज़ाद। नए मध्यम वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे। निजी संपत्ति के स्वामित्व की, ठीक है ना, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार, सुफ्रेज सुफ्रेज मताधिकार के पक्ष में था। आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। और वहाँ मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। संपत्तिविहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। फ्रांस की बात है जब उदारवादी की बात कर रहे थे। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था। जैकोबिन, ये पूछ लिया गया था भाई। जैकोबिन क्लब कहाँ बनाए गए थे? फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में, रूस में। मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस आई और उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्तिविहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारियों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आगमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी। आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लें। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। समझ में नहीं आई बात? दोबारा देख। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी। आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लें। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। ध्यान भटक रहा है भाई।
सुन मेरी बात। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, बाजारों की मुक्ति, बाजारों की किससे मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। नियंत्रणों 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों को यह जोरदार मांग थी कि आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लें। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों के एक महासंघ बना। प्रशासनिक कदमों से कितने राज्यों का? 39 राज्यों का। ये जो G77 अपन करते हैं ना कि भाई हमने G77 बना लिया या फिर G20 बना लिया, ये कोई बड़ी वो नहीं की है अपन ने, प्राचीन काल से ही था। देखिए 39 राज्यों का महासंघ बन गया था नेपोलियन के समय। इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। पर क्या बचता होगा? कुछ नहीं बचता होगा, थोड़ा बहुत बचता होगा बस। 11 नाकों, यहाँ सब पे टैक्स देना है उसको। हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर 1833 में गुजरना पड़ता था। ठीक है। और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे, क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था हर बार। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाया जाता है, क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी नापतोल व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में समय लगता था। मसलन कपड़े को नापने का पैमाना एले था। एले कपड़े को नापने का पैमाना क्या था? एले, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती थी। अगर एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता फ्रैंकफर्ट में। मेज में 55.1 सेंटीमीटर और न्यूरेमबर्ग में काफ़ी अंतर है यार। कहाँ 54 55 तो से दिख जाती है, लेकिन 55 और 65 और फ्राइमबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। नए वाणिज्य वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था, जहां वस्तुओं, लोग, पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। 1834 में प्रसा की पहल पर एक शुल्क संघ जॉलवेरिन स्थापित किया गया। ये आ चुका है क्वेश्चन। जॉलवेरिन क्या है? जॉलवेरिन शुल्क संघ, ठीक है ना, प्रसा की पहल पर। कब? 1834 में। शुल्क संघ है भाई जॉलवेराइन, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। ऐसे संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो उससे पहले 30 से ऊपर थी। मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो उससे पहले 30 से ऊपर थी। ठीक है। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई, आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बना। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। राष्ट्रवादी भावनाओं को किसने मजबूत बनाया? राष्ट्रवाद की लहर ने। 1834 में। जॉलवेरिन कब बना था भाई? 1834 में, प्रसा की पहल पर। अठारह सौ 15 के बाद एक नया रूढ़िवाद है ना। इससे पहले इसको देख लेते हैं। अर्थशास्त्री राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की शब्दावली में सोचने लगे। वे चर्चा करने लगी राष्ट्र कैसे विकास कर सकता है और कौन से आर्थिक कदम राष्ट्र को निर्मित करने में मदद दे सकते हैं। जनवरी के ट्यूबिंजन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्रेडरिक लेस्ट ने 1834 में लिखा। दो बार देखते हैं ना। अर्थशास्त्री राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की शब्दावली में सोचने लगे। वे चर्चा करने लगे राष्ट्र कैसे विकास कर सकता है
और कौन से आर्थिक कदम राष्ट्र को निर्मित करने में मदद दे सकते हैं? जर्मनी के ट्यूबिंजन विश्वविद्यालय का साथ प्रोफेसर फ्रेडरिक लेस्ट 1834 में लिखा, जोल्बेरिन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप में एक राष्ट्र में बांध देना है। वह राष्ट्र की आर्थिक हालत जितना बाहरी तरह से उसके हितों की रक्षा करके मजबूत बनाएगा, उतना ही आंतरिक उत्पादकता को बढ़ा कर भी उसे प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावना को जगाना और उठाना चाहिए। जर्मन लोग यह समझ गए कि एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावनाओं के उत्पन्न होने का एकमात्र जरिया है। मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावनाओं के उत्पन्न होने का एकमात्र जरिया है। चर्चा करें। उन राजनीतिक उद्देश्यों का विवरण दें जिन्हें आर्थिक कदमों द्वारा हासिल करने की उम्मीद लिस्ट को है। कोई छोटा थोड़ी है। कोई दिक्कत नहीं है ना, ये आ सकता है भाई। लेबर किस भाषा से बना है? लातिन है। लातिन को लेटिन बोल सकते हैं क्या? लिबरीज में उदारवाद यानी लिबरीज में अगर उसने उदारवाद की जगह दे दिया ना लिबरीज, मामला गोल हो जाएगा। उदारवाद को ही बोलते हैं लिबरीज में। किसे बना है? लातिन भाषा से। लेबर पर आता है जिसका अर्थ है आज़ाद। आगे चलते हैं। उनतालीस राज्यों का संघ बनाया था भाई नेपोलियन के समय। 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। ये भी आ सकता है, आ चुका है ये क्वेश्चन। जोल्बेराइन क्या है? शुल्क संघ है। कोई दिक्कत नहीं। ये बता रहा था कि भाई राष्ट्रीय एकता एक आर्थिक शुल्क और एक ही शुल्क लेने से भी आर्थिक राष्ट्रीय एकता बनती है और एकता की भावना आती है, ऐसे बताया गया है इसमें अर्थशास्त्री के द्वारा फ्रेडरिक लेस्ट 1834 में। अब जाके बाद में है 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद है ना, इसको देखते हैं। जरा सोचो, जरा समझो, आई बात समझ में? प्राचीन काल में उस समय की टाइम पे जाओ, आज की आधुनिकता की चकाचौंध को छोड़ के कि भाई ये चकाचौंध कैसे आई, ये चकाचौंध कैसे बनी, ठीक, उस समय कैसे व्यापार किया जाता था, कैसे करते थे, ठीक, उस समय क्या व्यवस्था थी, और वही धीरे धीरे बन के आज जैसी स्थिति बनी, ठीक है ना। अगर इतिहास को नहीं पढ़ेंगे तो वर्तमान को कैसे जानेंगे? क्या शानदार लाइन बोली है यार, गजब। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद है। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले दौर में वापसी नहीं चाहते थे। क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। दोबारा क्या तीव्र देख जब तक समझ में नहीं आए बात, क्योंकि कोरा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। 1815 में नेपोलियन की हार, ठीक है, के बाद यूरोपियन सरकार रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे।
नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। राजतंत्र जैसी वह राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्र को शक्ति प्रदान कर सकते थे। बात तो सही है भाई। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद, भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्र को शक्ति प्रदान कर सकते थे। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसार राष्ट्र जैसे यूरोपीय शक्तियाँ जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रेसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। ठीक है, वियना में। इस सम्मेलन यानी कि कांग्रेस की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने। तो मेरे को ऐसा लगता है भाई है जैसे कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना, जो ऑस्ट्रिया का राजकुमार था ना, इसकी हत्या के ही कारण भड़का था। तो पहले तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या क्यों की गई थी भाई? इस वजह से की गई क्योंकि जो हत्या है ना उसके तार पुरानी बातों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि ये कांग्रेस से। अध्यक्षता की थी, मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि ट्रीटी ऑफ वियना तैयार की। 1815 अगर याद करें कैसे करें तो देख, वियना है ना, सम संख्या से लग रही है, वियना और 15 तैयार की, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को खत्म करना था जो नोपिलिया युद्धों के दौरान हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूरबो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। बूरबो वंश को, और फ्रांस ने इन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूरबो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। ठीक है भाई। यानी कि उनकी चल रही थी ब्रिटेन, रूस, प्रसार ऑस्ट्रिया की। फ्रांस के उन इलाकों को खो दिया, फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया गया था। फ्रांस की सीमा पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। वियना की संधि के तहत स्थापित किया था पूर्व वंश, लेकिन क्रांति हुई थी ना उस समय ये पूर्व वंश को समाप्त कर दिया था। अतः उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया जिसमें बेल्जियम शामिल था। नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया जिसमें बेल्जियम शामिल था। और दक्षिण में पीडमॉन्ट में जेनेवा जोड़ दिया गया। दक्षिण में पीडमॉन्ट में जेनेवा जोड़ दिया गया। प्रजा को इसकी पश्चिमी सीमा पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी और इटली का नियंत्रण सौंपा गया। मगर नेपोलियन के 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित था उसे बरकरार रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि प्रसा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। एक मिनट थम जा जरा है ना। ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में। अतः उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया जिसमें बेल्जियम शामिल था, और दक्षिण में पीडमॉन्ट में जेनेवा जोड़ दिया गया। दक्षिण में पीडमॉन्ट में जेनेवा किस में जोड़ा गया था? पीडमॉन्ट में। प्रसा को उसकी पश्चिमी सीमा पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए। पश्चिमी सीमा महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए। देख ले जरा, देख नक्शा बता दो तुझे मैं। एरिया ये तो फ्रांस है भाई। कब का है ये? वियना कांग्रेस 1815 के बाद का यूरोप है वियना कांग्रेस, जब फ्रांस एरिया है ना और सार्डिनिया दोनों सिसिलियों का राजतंत्र है,
है ना, स्विट्ज़रलैंड, फिर ऑस्ट्रिया, है ना, पोलैंड, ये है प्रसा ऊपर है, पोलैंड से ऊपर है प्रसा, और नीदरलैंड। अगर देखी जाए ना, अगर ये अगर नेपोलियन नहीं हारता ना भाई, तो ये पूरा साम्राज्य, समझ रहा है ना, ये पूरा साम्राज्य एकला सिर्फ फ्रांस का था, कोई रोकने वाला नहीं था। ये भी होगा शायद, लेकिन मिल के हरा दिया इसको, है ना। देख, ग्रेट ब्रिटेन इधर प्रसा है, ये पोलैंड है, फिर ऑस्ट्रियाई साम्राज्य, फिर स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड। नीदरलैंड ऊपर है, स्विट्ज़रलैंड नीचे है। नीदरलैंड ऊपर, स्विट्ज़रलैंड नीचे। ट्यूनिस, साइप्रस। आगे चलते हैं। मगर 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया गया था उसे बरकरार रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि प्रसा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। इस सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। रूढ़िवादी 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती। उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए, जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ी स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आज़ादी। उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा प्रेस की आज़ादी। देख लेते हैं ये क्या है। सबने पट्टी क्यों बांध रखी है। चिंतकों का क्लब 1820 के आसपास बनाया गया एक इनाम व्यंग्य चित्र। बाईं तरफ की पट्टी पर लिखा है, आज की बैठक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमें कब तक सोचने दिया जाएगा। हमें कब तक सोचने दिया जाएगा। दाईं तरफ बोर्ड पर क्लब के नियमों की सूची है, जिनमें निम्नलिखित शामिल है। इसे पढ़े लिखे समाज का पहला नियम है खामोशी। ऐसी किसी स्थिति से बचने के लिए जब इस क्लब का कोई सदस्य बोलने के लोभ का शिकार हो जाए तो सदस्यों को प्रवेश करने पर मुहबंद रखने वाले मोहरे बांटे जाएंगे। कोई सदस्य बोलने के लोभ का शिकार हो जाए तो सदस्यों को प्रवेश करने पर मुहबंद करने वाले मोहरे बांटे जाएंगे। सबने मोहरे बांध रखे हैं भाई। व्यंग्यकार क्या दर्शाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि स्वतंत्रता नहीं है बोलने की। यूरोप के नक्शे पर उन परिवर्तनों को चिन्हित करें जो वियना कांग्रेस के फलस्वरूप सामने आए। ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों के बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। रूढ़िवाद ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। बताइए, रूढ़िवाद किसे कहते हैं, उदारवाद किसे कहते हैं, और विकास से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। ये लगता है तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे काफ़ी शानदार क्वेश्चन बन सकता है। स्थापित संस्थानों और रिवाज पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है भाई। अब आगे चलते हैं।
नहीं ये रह रहा है। उन राजनीतिक उद्देश्यों का विवरण दें जिन्हें आर्थिक कदमों द्वारा हासिल करने की उम्मीद लिस्ट को है। जोल वेरेन नहीं पढ़ लिया ये है ना, जोल वेरेन। अठारह सौ 20 का है। मोमबत्ती जुड़ रही है। क्रांतिकारी आ रहा है वो ना। 1815 के बाद वर्षों के दमन के बहने वर्षों में दमन के बहने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों को प्रदान करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था। क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। ये बात तो सही है भाई। अगर देखी जाए ना तो वियना कांग्रेस ने एकता का काम किया था, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ अपमान हुआ था। जो नेपोलियन के जो जीते थे उन क्षेत्रों को ले लिया, ठीक है ना, और जो क्रांति करके जो बोर्बो वंश को हटाया था उसको फिर से दोबारा स्थापित कर दिया। जहाँ लोकतंत्र और ऐसी व्यवस्था थी वहाँ सब हटा के फिर से राजतंत्र कर दिया। यानी कि जो जीते थे जैसे कि ब्रिटेन, रूस वगैरह, ऐसे देश मिल के ही तो हराया था नेपोलियन को, तो उनके ज़्यादा हित थे। उनके कुछ क्षेत्र ले लिए भाई, इधर दक्षिण से कौन सा क्षेत्र ले लिया और किस में मिला लिया, पूर्व में कौन सा ले लिया और उसको खुद में मिला लिया। ऐसे विभाजन कर दिया भाई मन मर्जी फ्रांस का। जब वियना कांग्रेस बाद स्थापित की गई थी, क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रचार करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए। इस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। दोबारा देखते हैं। 1815 के बाद के वर्षों में दमन के बहने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना, संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के समय संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। ऐसा ही वह व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जूसेप मेजनी। ये क्वेश्चन पूछ लिया है। जूसेपी मेजनी संबंधित थे इटली। देख इटली, मुसोलिनी, ली लिया रहा ना, मुसोलिनी, है ना, इटली मुसोलिनी, जर्मनी रे, हिटलर रे, और जूसेप मेजनी इटली, ली नी। उनका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था और वह कार्बोनेरी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। ये भी पूछा जा चुका है। कार्बोनेरी गुप्त संगठन थे इटली में, जर्मनी में। कंफ्यूज करते हैं ये बार बार, जैसे जैन धर्म बौद्ध धर्म करते हैं ना, ऐसा ही वह व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जूसेप मेजनी। उनका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था और वह कार्बोनेरी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। लिगुरिया में तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठन की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली, और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। मार्सेई में यंग इटली
और दूसरा वन में यंग यूरोप। जब यंग इटली की स्थापना किसने की? मेजनी ने। कहाँ की? मार्सेई में। ठीक है, इटली है। और यंग यूरोप बर्न में किसने? मेजनी ने। जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मेजनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी, अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पेबंदों की तरह नहीं रह सकता। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उसके एक मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में मेजनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मेजनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। मेटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। किसने? मेटरनिक ने। राजतंत्र का घोर विरोध करने और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मेजनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। जोसेफ मेजनी और वन 1833 में यंग यूरोप की स्थापना। गियाकोमो मोंतेगाजा का क्षेत्र। यंग यूरोप की स्थापना जब कौन सा है? जोसेफ मेजनी। शायद ये हैं। नहीं, ये नहीं है, शायद ये हैं। एक फोटो ये आ रहा है यार, ये हिंदू लग रहा है। हिंदू तो क्या कहाँ से होगा? जोसेफ मेजनी बर्न 1833 में यंग यूरोप की स्थापना। गियाकोमो मोंतेगाजा का क्षेत्र 1833 में यंग यूरोप की स्थापना हुई थी 1833 में। मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। उनका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था और वह कार्बोनेरी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। कार्बोनारी। जेनोवा। क्रांतियों का युग। ठीक, कुछ रहा थोड़ी है भाई, कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। क्रांतियों का युग 1830 से 1848, यानी कि 18 साल। 1830 से 1848। क्रांतियों का युग 1830 से 1848। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की बात कब कितने काल की है? ये 30 और 40 यानी 18 साल की है ना क्रांतिकारियों और मजबूत बनाने की कोशिश की। रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की। यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। इटली और जर्मनी के राज्य ओटोमन साम्राज्य के सूबे
आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जो शिक्षित मध्यम वर्गीय विशिष्ट लोग थे। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जो शिक्षित मध्यम वर्गीय विशिष्ट लोग थे। इनमें प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्य व्यापार में लगे मध्य वर्गों के लोग शामिल थे। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। बोर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था। प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ था? फ्रांस में, जुलाई 1830 में हुआ था भाई। जुलाई 1830 में। बात आ रही है प्रथम विद्रोह की, है ना, जब एक क्रांति 1844 में हुई थी फ्रांस में, लेकिन इससे भी पहले 1789। अब 1789 को ही पढ़ते हैं अपन ज़्यादातर। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। बोर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। मेटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। मेटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की थी, यह आ चुका है भाई साहब, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। किसका कथन है? मेटरनिक। फ्रांस के थे, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। मेटरनिक ने कहा था ये। जुलाई क्रांति से ब्रुसेल्स में भी विद्रोह बढ़ गया, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। जुलाई क्रांति से ब्रुसेल्स में भी विद्रोह बढ़ गया, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। जुलाई क्रांति से ब्रुसेल्स में भी विद्रोह बढ़ गया, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं सदी से यूनान ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। 15वीं सदी से यूनान ओटोमन साम्राज्य के साथ था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों को आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति हेंडलिज्म के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। एक मिनट दोबारा ले यार भाई। एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं सदी से यूनान ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानी को आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति हेंडलिज्म के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड वायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध लड़ने भी गए। अंग्रेज कवि लॉर्ड वायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध लड़ने भी गए। जहां 1824 में बुखार अंग्रेज कवि लॉर्ड वायरन
निधन ने इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़ने भी गए, जहाँ 1824 में बुखार से मृत्यु। अतः 1832 की कस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। कस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? 1832 में। अंग्रेज कवि लॉर्ड वायरन लड़ने गए, जहाँ 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हुई। अतः 1832 को कस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। कस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? 1832। रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। राष्ट्र के विचार के निर्माण संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई। कला, काव्य, कहानियों, किस्सों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। आइए हम रोमानीवाद, ये क्या होता है भाई? रोमानी कल्पना और राष्ट्रवाद। रोमानीवाद को देखें, जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। आमतौर पर रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की। उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा संस्कृति को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। ये क्या कर रहे हैं? पूछ लेगा वो। क्या पूछेगा? ये पूछेगा, ये बताइए रोमानी कल्पना क्या है, या फिर रोमानीवाद क्या है? एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। आमतौर पर रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की। और इसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रेड जैसे रोमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों दास वॉल्क में नहीं थी। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जनकाव्य और लोक नृत्यों से प्रकट होती थी। इसलिए लोक संस्कृति के स्वरूपों को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक था। स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावनाओं को वापस लाना नहीं था। स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावनाओं को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था। स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावनाओं को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था, जिनमें से अधिकांश निरक्षर थे। यह खासतौर पर पोलैंड पर लागू होता था, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रसा, राष्ट्रीय जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया था। पोलैंड, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। ग्रेट पावर्स। अच्छा, यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्र भूक्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई। मसलन कैरोल कुपुर्स्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ऑपेरा और संगीत से गुणगान किया और पोलेनेस और माजूरका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। पोलेनेस और मांजूरका।
भाषा ने भी राष्ट्रीय भावना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ जिससे आखिरकार कुचल दिया गया। में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक अधिकार बनाया। चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल हुआ। उसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया। चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया। रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा प्रचार करने से इनकार कर दिया था। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। ठीक है ना। पोलिश भाषा साइबेरिया भेज दिया। ग्रिम बंधुओं की कहानी, लोक कथाएं और राष्ट्र निर्माण। ग्रिम से फेयरी टेल्स एक जाना माना नाम है। किस फेयरी टेल्स एक जाना माना नाम है। जेकब ग्रिम और विल्हेम ग्रिम बंधुओं का जन्म 1785 में जर्मनी के हनाउ शहर में हुआ। जिस समय ये दोनों भाई कानून की पढ़ाई कर रहे थे उसी समय उन्होंने शौकिया तौर पर पुरानी लोक कथाएं इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वे 6 साल तक गांव-गांव जाकर यही काम करते रहे। वे लोगों से बात करते थे और पीढ़ियों से चली आ रही जो भी लोक कथाएं उनकी जानकारी में आती उसे लिख कर रख लेते थे। ये कहानियाँ बच्चों और बड़ों में समान रूप से पसंद की जाती थी। 1812 में उन्होंने इन कहानियों का पहला संग्रह प्रकाशित किया। बाद में दोनों भाई उदारवादी राजनीति में सक्रिय हो गए। प्रेस की स्वतंत्रता के आंदोलन में उन्होंने विशेष रुचि ली। इसी बीच उन्होंने 33 खंडों में जर्मन भाषा का शब्दकोश भी प्रकाशित कर दिया। 33 खंडों में। ग्रिम बंधु फ्रांस के वर्चस्व को जर्मन संस्कृति के लिए खतरा मानते थे। ग्रिम बंधु फ्रांस के वर्चस्व को वर्चस्व को जर्मन संस्कृति के लिए खतरा मानते थे। उनको विश्वास था कि उन्होंने जो लोक कथाएं इकट्ठा की है वे विशुद्ध और सच्ची जर्मन भावना की अभिव्यक्ति है। लोक कथाएं इकट्ठी करने और जर्मन भाषा को विकसित करने के अपने प्रयासों को भी फ्रांसीसी प्रभुत्व का विरोध करने और एक जर्मन राष्ट्रीय पहचान गढ़ने की व्यापक योजना का हिस्सा मानते थे। लोक कथाएं इकट्ठी करने और जर्मन भाषा को विकसित करने के अपने प्रयासों को वे क्रांतिकारी प्रभुत्व का विरोध करने और एक जर्मन राष्ट्रीय पहचान गढ़ने की व्यापक योजना का हिस्सा मानते थे। दोबारा देखते हैं। ग्रिम बंधु फ्रांस के वर्चस्व को जर्मन संस्कृति के लिए खतरा मानते थे। उनको विश्वास था कि उन्होंने जो लोक कथाएं इकट्ठी की है वे विशुद्ध और सच्ची जर्मन भावना की अभिव्यक्ति है। लोक कथाएं इकट्ठी करने और जर्मन भाषा को विकसित करने के अपने प्रयासों को भी फ्रांसीसी प्रभुत्व का विरोध करने और एक जर्मन राष्ट्रीय पहचान गढ़ने की व्यापक योजना का हिस्सा मानते थे। ये फ्रांस से संघर्ष कर रहे हैं भाई। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। कौन सी भाषा? पोलिश। पोलिश पोलिश भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह।
कठिनाई और जन विद्रोह। आम लोगों दास वर्ग में नहीं थी। यूजिन दे ला क्रोआ द मैसेकर एट क्यूओस 1824। फ्रांसीसी चित्रकार दे ला क्रोआ सबसे महत्वपूर्ण फ्रेंच रोमानी चित्रकारों में से एक था। यह विशाल चित्र 4.19 मीटर इंटू 3.54 मीटर एक घटना को चित्रित करता है। इसमें कियोस द्वीप पर कहा जाता है तुर्कों ने 20,000 यूनानी को मार डाला। जिसमें कियोस द्वीप पर कहा जाता है तुर्कों ने 20,000 यूनानियों को मार डाला। देला क्रो से घटना नाटकीय बनाकर महिला और बच्चों की पीड़ा को केंद्र बिंदु बनाते हुए चटक रंगों का प्रयोग करके देखने वालों की भावना उभार करके यूनानियों के लिए सहानुभूति जताने की कोशिश की। कियोस द्वीप पर कहा जाता है तुर्कों ने 20,000 यूनानियों को मार डाला। देला क्रो ने घटना नाटकीय बनाकर महिलाओं और बच्चों की पीड़ा को केंद्र बिंदु बनाते हुए चटक रंगों का प्रयोग करके देखने वालों की भावना को उभार करके यूनानियों के लिए सहानुभूति जगाने की कोशिश की। ठीक है भाई, चित्र है। आगे चलते हैं। भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। 1830 का दशक यूरोप में भारी कठिनाइयाँ लेकर आया। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई। ज़्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। 1830 का दशक। भूख, कठिनाइयों और जन विद्रोह। 1830 का दशक यूरोप में भारी कठिनाइयाँ लेकर आया। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई। प्रथम भाग में ज़्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी। नगरों के लघु उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड में आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। इंग्लैंड में औद्योगिकों का स्तर महाद्वीप से ऊंचा था। महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज़्यादा झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि उसका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था और केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत। यहाँ यूरोप के उन इलाकों में यहाँ कुलीनवर्ग अब भी सत्ता में था। कृषक सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे थे। भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। राष्ट्रीय पहचान के निर्मित होने में भाषा और लोक परंपराओं के महत्व की चर्चा करें। 1830 का दशक यूरोप में भारी कठिनाइयाँ लेकर आया। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई। प्रथम भाग में ज़्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी। नगरों के लघु उत्पादों को अक्सर इंग्लैंड से आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था।
इंग्लैंड से आए थे तो मशीन से बने सस्ते कपड़े से। इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर महाद्वीप से ऊंचा था। महाद्वीपों को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज़्यादा झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि उसका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था और केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था। यूरोप के इन इलाकों में, जहां कुलिनबर्ग अभी सत्ता में था, कृषक सामंती शुल्कों जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे थे। खाने पीने की चीज़ों के मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल के खराब होने के शहर और गांवों में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। कृषक सामंती शुल्कों जिम्मेदारियों बोझ तले दबे थे। खाने पीने की चीज़ों के मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल के खराब होने के शहर और गांवों में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। कृषक विद्रोह 1848। ऐसा ही एक वर्ष था। खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए। जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर किया। राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया। नेशनल असेंबली ने और काम के अधिकार की गारंटी दी। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। काम के अधिकार की गारंटी। अब भारत में भी ये कानून पारित होना चाहिए भाई, काम के अधिकार की गारंटी। जैसे शिक्षा का अधिकार है ना, ऐसे काम का ही अधिकार। राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। इससे पहले 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे, परंतु दाम बहुत कम थे। पत्रकार विल्हेम वोल्फ ने सिलेसिया के एक गांव की घटना इस प्रकार बयान की है। विल्हेम वोल्फ ने सिलेसिया के 1848 से पहले है सिलेसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। 1848-1845। इन गांवों में 18,000 आबादी वाले सूती कपड़ा बुनने का व्यवसाय सबसे व्यापक है। श्रमों की हालत खस्ता है। काम के लिए बेताब लोगों का फायदा उठाकर ठेकेदारों ने बनवाए जाने वाले माल की कीमत गिरा दी है। 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली। है ना भाई, 2 बजे, और 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदारों की कोठी पहुंची। वे ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे। उनके साथ कभी घृणा का व्यवहार किया गया तो कभी धमकियाँ दी गई। इसके बाद यह भीड़ घर में ज़बरदस्ती घुस गई और चमचमाती खिड़कियाँ, फर्नीचर, चीनी मिट्टी के बने नफीम चीज़ें तोड़ दी। एक कन्नी गुट ने भंडार गृह में घुसकर कपड़े के भंडार को लूट कर उसे तार तार कर दिया। ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव में भाग गया। हालांकि ऐसे व्यक्ति को उस गांव ने शरण देने से इनकार कर दिया। 4 जून को दोपहर 2 बजे किसकी घटना पढ़ रहे हैं अपन? सिलीसिया की। इनकार कर दिया। वह 24 घंटों बाद सेना को बुलाकर उसकी मदद से लौटा। इसके बाद जो टकराव हुआ उसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी गई। सिलेसियाई बुनकरों के विद्रोह के कारणों का वर्णन करें। पत्रकार के नज़रिए पर टिप्पणी करें। कल्पना कीजिए कि आप एक बुनकर हैं जिसने चीज़ों को बदलते हुए देखा है। आपने क्या देखा, इस आधार पर एक रिपोर्ट लिखिए। अब है उदारवादियों की क्रांति। ठीक, उदारवादियों की क्रांति। कृषक विद्रोह 1848 कहाँ हुआ था? ये सिलेसिया में। भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। ग्रेट पावर
रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। पोलैंड। लोक कथाएं और राष्ट्र निर्माण। इसको पढ़ेंगे बाद में। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।